जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीके जांगड़े बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को, उनके शौर्य को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और देश पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि हम चीनी सामानों का बाइकाट करेंगे। तो हमें यह जानना चाहिए कि कहने सुनने में जितना इजी लगता है, लेकिन वास्तविकता इसी है कि सर्जिकल स्ट्राइक करना आसान पड़ेगा, लेकिन यह चीज़ कहना कि हम सभी सामानों के कायिक बहिष्कार कर दें बहुत कठिन कार्य है। देखिए, 2000 से 2014 के बीच हमारे देश में जो चीनी निवेश था 1.7 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2014 से अब तक अचानक 7.2 बिलियन डॉलर हो गए। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, हम डॉलर को रुपये में बदल लीजिए, मतलब खरबों रुपये में पहुंच गया है। और विश्व के साथ हमारे टोटल जो व्यापार है उसका 10% जो हिस्सेदारी है चाइना के पास है। खाने पीने के चीज़, खिलौने हो गए, आपके जूते चप्पल कपड़े लस्ते, सारी चीज़ें चाइना, बहुत सारी इनमें से चीज़ें चाइना की है। उसके बाद देख लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो, मोबाइल इंडस्ट्रीज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हो, और जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें चीनियों का हिस्सेदारी है। मोबाइल इंडस्ट्री में तो 75% तक है। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में 25%, किसी में 40%। जो हम लोग सभी सोलर पावर, सोलर एनर्जी की बात करते हैं उसमें तो 90% हिस्सेदारी है। अभी 1126 करोड़ रुपये के चीनियों को ठेका दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि टिकटॉक बैन करो। खुद भारत सरकार अपना अकाउंट बनाई है टिकटॉक में। जब हमारे जवान शहीद हुए तो उनकी शहादत के लिए 1 मिनट का वीडियो जारी किया गया, टिकटॉक के माध्यम से जारी किया गया। तो टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, एप्पो है, वीवो है, आपका बहुत से जो स्विगी है, जोमेटो है, वो जो प्रोग्राम बनते हैं सब चीनियों के द्वारा बनते हैं। उसी प्रकार लाइकी है, वीगो है, वी मैट है, वी कार्ड है। किस किस चीज़ को बैन करोगे? और ये चीज़ आया कहाँ से? हम लोग एक प्रकार से एक गुलाम बन चुके हैं बाजार के। हम जानते हैं कि हमारे देश के दुश्मन है चाइना, वो हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम खरीदते हैं। अब मैं दुकान में जाता हूँ मोबाइल खरीदने, मैं बोलता हूँ कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी इतना बजट है, इतने में बेस्ट से बेस्ट दिखाओ, तो वो चाइनीज़ मोबाइल दिखाएगा। वो दिखाएगा कार्बन को, दिखाएगा इंटेक्स का, वो दिखाएगा माइक्रोमैक्स का, वो बहुत ज़्यादा रेंज के होंगे इसकी तुलना में। हम उसको नहीं खरीदते क्यों? अब ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्या होता है? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि जो विदेश में जो सामान बनता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ मैन्युफैक्चर्ड होता है, वो हमारे देश में आता है, हमारे देश में पैकिंग कर दिया जाता है, लेबल लगा के मेक इन इंडिया करके हमको दे दिया जाता है। हम खुश होते हैं मेक इन इंडिया। और जब मेड इन इंडिया होता तो यहाँ की ही टेक्नोलॉजी लगती, यहाँ ही यूज मैन्युफैक्चर्ड होता, तब होता तो वास्तविक मेड इन इंडिया होता। देखिए, सबसे अधिक चीनी कंपनियां हमारे देश में है और हमारे देश के उद्योगपति जिनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोन दिया जाता है, बहुत से लोग तो भगोड़े भाग जाते हैं, बहुत से लोगों को कर्जा माफ हो जाता है और बहुत से लोग का वहाँ जाके उद्योगपति लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। तो हमारे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इसी क्या परिस्थिति है। कुछ दिन पहले, कल परसों पेपर में पढ़ा था कि एक उद्योगपति ने कहा था कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, बिजली बिल बहुत ज़्यादा लगता है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्यों हमें गुलाम बनाया जा रहा है। और अभी हमको कहा जा रहा है टिकटॉक बैन करो। ये जो BCCI है, आपका बिग बॉस है, आपका KBC है, जितने जी बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, सभी लोग इस UFO का प्रायोजक हैं, प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। तो यह चीज़ कहना कि हम टिकटॉक बैन कर देंगे तो कुछ उनको फर्क पड़ जाएगा, तो बिल्कुल ये चीज़ अब दिमाग से हटा दीजिए कि हमारी जो निर्भरता है उन पर ज़्यादा है, उनकी निर्भरता हम पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरा व्यापार भी यदि ठप से बंद कर दिया जाए तो हम ही लोग मरेंगे, उनका कुछ थोड़ा सा ही नुकसान होगा। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ तो कांटा चुभ जाए, बस उतना ही नुकसान होगा, लेकिन हमको एक बिच्छू को डंक मारने जितना नुकसान होगा। तो हमें सरकार को चाहिए कि इस प्रकार जो अब मेक इन इंडिया के नाम से जो बकवास फैलाए हो। अब देखिए, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के नाम से जो गाजे बाजे के साथ जो कहा जाता है, इसमें भी पैसा कौन लगाया है जानते हैं आप लोग? चाइना के लोग फंडिंग कर रहे हैं। तो बताइए, और हमें कहा जा रहा है कि इस चीज़ का जो 10 रुपये का झालर को वो कर दो कि इस ऐप के अनइंस्टॉल कर दो, तो उसको उनका कुछ होगा, तो उनका कुछ नहीं होगा। हमको अपनी जो उन पर निर्भरता है उनको कम करना चाहिए। हमको तो सिखाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, और खुद पूरे देश को दूसरे पर निर्भर करके रख दिए हो। ये कैसी राजनीति है सर? तो इस पर हमको विचार करना चाहिए। हमारे देश के जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए इसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, ताकि उसी टेक्नोलॉजी से
हम लोग भी नए नए प्रोडक्ट बना सके जो उन लोग बनाते हैं। अब देखिए, मैं एक मिस्त्री के अंडर में लेबर हूँ। अब मैं लेबर करते करते साल 2 साल बाद मिस्त्री का काम सीख गया। अब मिस्त्री का काम सीख गया तो मुझे मिस्त्री का काम करना चाहिए, क्योंकि लेबर को मिलता है 150-200, मिस्त्री को मिलेगा 500-600 रुपये। लेकिन हम लोग को भारत सरकार की नीतियों के कारण हमको लेबर ही बना के रखा गया है। बात इतनी सी है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। दूसरा चीज़ ये कहा जा रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उनको घर में घुस के मारेंगे, हमारे जवानों को बदला लेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब देखिए, अस्त्र शस्त्र के मामले में हम लोग 19-20 हैं, 20 वो हैं तो 19 हम हैं। इसी प्रकार जो एक्टिव फोर्स हैं उसमें भी उन लोग थोड़े ज़्यादा हैं, हम लोग कम हैं। उनका लगभग 20 लाख के आसपास है, हम लोग 14 लाख हैं। इसी प्रकार जो रक्षा बजट में जो उनका खर्च होता है तो हमसे तिगुना उन लोग खर्च करते हैं। लेकिन अभी के जो सिचुएशन, एक कोरोना वायरस के कारण वैसे भी चाइना बदनाम है। दूसरी चीज़ है कि हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, तो ये सारे, जापान हो गया, सारे देशों के साथ उसका कोई संबंध बहुत खराब चल रहा है। और ऊपर से अभी हमारे पास जो साथ हैं रूस, चाइना, जैसे ब्राज़ील, जैसे चाइना बोलता हूँ। अब देखिए, बातों में भी चाइना आ जा रहा है। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ब्राज़ील, इस प्रकार देश हमारे साथ हैं। तो हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव के जो पिताजी हैं, मुलायम सिंह यादव जी, वो बिल्कुल सही कह रहे थे संसद में कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है तो वह है चाइना। अब देखिए, बिल्कुल सही कह रहे थे, वो बिल्कुल घात लगाए बैठा है, कुत्ते की दुम है वो। मतलब जहाँ भी हमको कमज़ोर दिखे लगेगा वो फिर हमला करेगा, फिर रुक जाएगा वो साल भर 2 साल, उसके बाद फिर हमला करेगा। और यदि हम जवाबी कार्रवाई देंगे तभी चुप पड़ेगा। अब पाकिस्तान की बात आती है तो सर्जिकल स्ट्राइक करो, फला करो, ढेका करो। अब एक व्यक्ति मुझको ज्ञान दे रहा था, वो कह रहा था कि समझदारी इसी में है कि कोई व्यक्ति ईंट मारे तो ईंट को सहेज लो, अपना सियाना बना लो। अरे भाई, इसी ज्ञान अपने पास रहने दो। अब मैं तीसरी चीज़ में आ रहा हूँ, जो देश में राजनीति चल रही है। देश में बहुत ही घटिया राजनीति चल रही है। इस प्रकार मैं जो बातें बोलूँगा उनको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन पहले राजनीति क्या चल रही है उसको समझ लीजिए। अब देखिए, पहले कहा गया कि चीनी सैनिक हमारे सीमा पर आए ही नहीं, फिर कहा गया कि वापस जा रहे हैं हमारी सीमा से। अरे भाई, जब आए ही नहीं थे तो वापस कहाँ से जा रहे हैं? अब दूसरी चीज़, पहले कहा गया कोई जवान हमारा शहीद नहीं हुआ है, फिर कहा गया 3 जवान शहीद हुए। अब 2 दिन तक कोई बात नहीं हुई, फिर पता चल रहा है कि 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद फिर अगले दिन पता चल रहा है कि हमारे 10 जवान कब्जे में थे। जब राहुल गांधी एक वीडियो रिलीज करके पूछते हैं कि हमारे शस्त्रहीन सैनिकों को क्यों और किसके कहने पर भेजा गया, तो वैसे तो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, तो वो बहुत चुप थे, अभी तक कुछ नहीं बोले थे। लेकिन अब प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि उनके पास अस्त्र थे। अब देखिए, 1996 का जो एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं कुछ लोग, तो 1996 के एग्रीमेंट के अनुसार बात यह है कि जो LAC बना हुआ है तो उसके 2 किलोमीटर उस साइड चाइना वाले रहेंगे, 2 किलोमीटर इस साइड हम लोग रहेंगे। तो जब चीनी सैनिक आगे बढ़ते हैं तो हम लोग भी बढ़ते हैं। वहाँ पर जो बातचीत होती है तो बिना शस्त्र होती है, सिर्फ मौखिक बातचीत होती है, शस्त्र ले जाना अनुमति नहीं है। लेकिन जो बलवंत सिंह हैं, जो शहीद के पिता हैं, वो कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब उनके जो एक जवान थे जो शहीद हो गए, जब वो घायल हुए थे, अस्पताल में थे, तो उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हमारे जो भारतीय जवान थे सिर्फ 250 से 300 के बीच थे, जबकि वो 2,500 थे। सबके पास लोहे का राड था, हथियार था। तो क्या गलत बोल रहे हैं? एस जयशंकर विदेश मंत्री सही बोल रहे हैं, जवान जो शहीद हो गया, जवान के पिता गलत बोल रहे हैं। अब जितनी टेक्नोलॉजी है, चांद पे जा सकते हैं, वहाँ का इमेज प्राप्त कर सकते हैं, 2 किलोमीटर सामने से जो आ रहे हैं उनके पास हथियार है कि नहीं है ये पता नहीं लगा सकते। तो प्रश्न वाजिब है, क्यों और किसके कहने पर भेजा गया? मई से तनातनी चली आ रही है, अभी तक हमारे जवानों को सचेत क्यों नहीं किया गया? तो यह प्रश्न तो बिल्कुल बखूबी उठता है। अब देखिए, किसकी बात को विश्वास करें, किसकी बात को ना करें, बिल्कुल आदमी सोचेगा। इसको सब लोग की बातों को आप दिमाग में डालें तो आप खुद चकरा जाएंगे। तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, इस प्रकार की राजनीति देश में क्यों चल रही है आप समझिए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई ही कहना पड़ेगा। जो सीमा पर जो जवान शहीद होते हैं वो कौन है?
जो सीमा पर जवान तैनात हो कौन है? वो गरीब है, किसान है, मजदूर है, कामगार हैं, उनके बेटे हैं। ये उद्योगपति हैं, ये मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री, इनके बेटे क्यों नहीं जाते? इनको सिर्फ मलाई चाटना है। एक कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसका बेटा पार्टी अध्यक्ष बनेगा, फिर वही मंत्री बनेगा, फिर वही मुख्यमंत्री बनेगा। और हम लोग सीमा पर जाके तैनात होंगे, ना तो इनको देश की राजनीति इन लोग को संभाली जा रही है, ना तो सीमा पर संभाल सक रहे हैं। तो इजराइल की मैं एग्जांपल लेता हूँ। इजराइल, हम जिसे नेपाल को कह रहे हैं, नेपाल पिद्दूस देश है, तो नेपाल जनसंख्या की तुलना में करूँ तो नेपाल से भी छोटा ही इजराइल। लेकिन इजराइल के पास इतनी जो वहाँ की एक्टिव फोर्स है, भारत और जो चाइना मिला के है उसके बराबर है, अस्त्र शस्त्र भी उसके पास कहीं ज़्यादा है। इसका कारण है क्योंकि वहाँ की जो आबादी है लगभग 88 लाख है, तो उसमें से 35 लाख एक्टिव फोर्स हैं। उसके बाद वहाँ कंपलसरी की हर एक बंदा 2 से 3 साल आपका आर्मी ट्रेनिंग लेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भारत में भी होनी चाहिए। जब भारत में होगा तो अब देखिए 130 करोड़ की जनसंख्या, बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना, जिस प्रकार 1 नेशन 1 राशन कार्ड चल रहा है उसी पर 1 नेशन 1 फैमिली 1 आर्मी हम ये कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो देश में जो घटिया राजनीति चलती है, हिंदू मुस्लिम, कभी दलित ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ये कम होगा। क्योंकि जो जवान अब सीमा पर 1 इंच ज़मीन के लिए अपनी शहादत दे देता है, प्राणों की आहुति दे देता है, वही जब यहाँ पे रहेगा, जब किसी कुर्सी पे रहेगा, किसी पद पे रहेगा, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। तो यह चीज़ होना चाहिए कि नहीं तो क्या देश में सिर्फ जो गरीब हैं, जो किसान हैं यहाँ पे मर रहे हैं, और जो जवान हमारे सीमा पर शहीद हो रहे हैं, तुम लोग क्या सिर्फ मलाई चाटोगे? मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हो। अरे भैया कौन सा मीटिंग कर रहे हो? घर में आग लगी, तुम्हें मीटिंग करने की सूझी पड़ी है। जब मीटिंग करना था लॉकडाउन में, नोटबंदी में, अब जो हमारे देश के जो मुद्दे हैं उस पर तो कर नहीं रहे हो। अब जब एक्शन लेना चाहिए तो उस पर मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हो। लेकिन क्या करोगे? तुम तो लोगे ही ना, तुमको तो राजनीति करनी है। जैसे पठानकोट पे होता है, पुलवामा पे हमला होता है, और अभी गलवान घाटी पे हुआ, तो काहे होता है? क्योंकि भाई तुम्हारे जो बेटे हैं उन लोग नहीं है। देखिए पूरा नेपोटिज्म चल रहा है, पूरा का पूरा वंशवाद चल रहा है राजनीति में। अब छत्तीसगढ़ से बात कर लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, उसके बाद कल्याण सिंह, उसके बाद अमित शाह, अरे जितने का भी नाम लो, कोई भी नहीं छूटा है। सब लोग के बेटे यही लोग मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, अब बड़ी बड़ी राजनीति करेंगे। ना तो कभी सीमा पर गए हैं, ना कभी धूप भी ठीक से सहे, ना धूप गर्मी सहे, ना ठंड बरसात देखे सहे हैं। अब इन लोग राजनीति करेंगे। लेकिन जब ये इन लोग भी सेना पर जाएंगे, सीमा पर तैनात होंगे, तब असली बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ करना चाहिए देश में, देश के भीतर और सीमा पर, तब समझ में आएगा। अरे नहीं है कि किसी को कोई मेडिकल फिटनेस नहीं, किसी की लंबाई नहीं, किसी की सीना की चौड़ाई नहीं है। अब सबका 56 इंच नहीं होगा मोदी जी जैसा, तो क्या करेंगे? झाड़ू पोछा लगाना। हम भी जाएंगे ना भाई, हम तो जाते ही हैं, हमारे किसान जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं, हम जाते ही हैं। तुम भी करना, झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, उनके कपड़े धोना, कुछ तो काम करोगे। 2 साल ट्रेनिंग लोगे, 2 साल ट्रेनिंग लेके बाद आना, तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। भाई हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ चादर बिछाने वाले लोग हैं। अब दरी बिछाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तुम ही लोग मुख्यमंत्री बनोगे। अब तुम्हारे बाप हमको तो नहीं बना देंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तुम ही लोग बनोगे। लेकिन बनोगे तो कम से कम तो हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति नहीं करोगे। अब 20-21 साल का जवान शहीद हो रहा है। अब यहाँ हम लोग 30 साल 32 साल हो गए इसी कमरों में बैठ के, फला होना चाहिए, ढेका होना चाहिए, और सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, इतने लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। चलो सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ना, उनको 5 लाख 10 लाख मिल रहा है, और एक नौकरी मिल रही है। तुम 2 नौकरी ले लेना, 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपये ले लेना। लेकिन चलो तो सीमा पे, जब सीमा पर जाएगा तभी ये जो देश के भीतर जो वाद विवाद है वो खत्म होगा। क्योंकि वास्तविकता यही है कि हमारे देश में सिर्फ 2 ही जात है, 2 ही वर्ग है, एक अमीर है, एक गरीब है। और गरीबों को हर प्रकार से देश के भीतर भी वही हाल है। अब देखिए लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन से कौन लड़ रहा है? अभी सिर्फ गरीब लोग लड़ रहे हैं, सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे हैं। अब इन लोग चुनाव की तैयारी में लग गए, तो वैसे भैया नहीं चलेगा। 1 फैमिली 1 आर्मी होना चाहिए। जब सीमा पर तुम्हारे भी
बेटा बेटी होंगे तब तुमको पता चलेगा कि असली शहादत क्या होती है। सिर्फ तिरंगे में लपेट दिए, सैल्यूट मार दिए, अब बोल रहे जय हिंद बोल दिए, फिर हो गया तो तुम्हारा काम, फिर हमारे जवान शहीद हो गए। तुम्हारी घटिया राजनीति के कारण ये जब आमने सामने लड़ाई होता है तो समझ में आता है कि कुछ चलो हो गया, गोलीबारी दोनों तरफ से चली, लेकिन इस प्रकार साजिश के तहत होता है। और खासकर चुनाव के समय अभी कुछ साल हो गया, जैसे चुनाव आता है तमाशा चलता है। अब देखिए 1 जून को अनलॉक 1 हुआ, वैसे चुनाव तारीख की घोषणा कर दी जाती है। एक जो गरीब मजदूर हैं उनको लाने के लिए पैसे नहीं है, किराए पैसे दे के ट्रेनों से आ रहे हैं। अब आप 144 करोड़ के LED लगा रहे हो, और वो भी चाइना वाले, और हमको कह रहे हो कि टिकटॉक बंद कर दो। टिकटॉक बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे, तो पहले वैसी व्यवस्था तो लागू करो। तो 1 फैमिली 1 आर्मी, तभी हमारे देश में जो वास्तविक जो मुद्दा है उस पर काम होगा, और जो घटिया राजनीति चल रही है वो खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।